सेल डिवाइड होता है और डीएनए की कॉपी बनती है तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा आखिर में छूट जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप एक पेज की फोटोकॉपी करें और फिर उस फोटोकॉपी की फोटोकॉपी करें तो हर बार कोने थोड़े थोड़े कटते जाएंगे, धूमिल होती जाती है छवि। ओलमनिकॉव ने कहा कि हमारे डीएनए के बंडल यानी क्रोमोसोम के सिरों पर एक खास सुरक्षा कवच होता है जिसे कहा जाता है टेलोमियर्स। ये क्या होते हैं? ये आपके जूतों के फीते के आगे जो प्लास्टिक का टुकड़ा लगा होता है उसकी तरह हैं जो फीते को खुलने से बचाते हैं। हर बार जब सेल डिवाइड होता है तो ये टेलोमियर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब तक ये प्लास्टिक का टुकड़ा या टेलोमियर्स बचे हैं सेल जवान है। जिस दिन ये घिसकर खत्म हो जाते हैं डीएनए खुलने लगता है, सेल को सिग्नल मिलता है कि अब बहुत डैमेज हो गया और सेल खुद को मार लेता है या काम करना बंद कर देता है। यही वो घड़ी है जिसकी हम बात कर रहे थे, टेलोमियर्स की लंबाई। हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हर पल हमारे शरीर की अरबों घड़ियां टिक टिक करके छोटी होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। अगर हमारे सेल्स डिवाइड होते वक्त डीएनए खो देते हैं तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? एक बच्चे का जन्म तो दो सेल्स के मिलने से होता है, स्पर्म और एग। अगर वो सेल्स भी घिसे हुए होते तो बच्चा पैदा होते ही बूढ़ा क्यों नहीं होता? या बूढ़ों का बच्चा बच्चा क्यों होता है, वो भी बूढ़ा क्यों नहीं होता? 1985 के दशक में दो वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढा, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरल ग्राइडर। इनको अपनी रिसर्च के दौरान तालाब की खाई में रहने वाले एक छोटे से जीव में एक एंजाइम मिला, एक ऐसा एंजाइम जो इस घड़ी को वापस चाबी दे सकता था, पीछे लौटा सकता था। इसका नाम रखा टेलोमेरेस। ये टेलोमेरेस एंजाइम एक रिपेयर किट की तरह है। जब सेल डिवाइड होता है और टेलोमियर्स छोटे होते हैं तो ये एंजाइम आकर उन्हें फिर से लंबा कर देते हैं, घड़ी रीसेट हो जाती है। ये एंजाइम हमारे जर्म लाइन सेल्स जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें एक्टिव रहते हैं। इसलिए हर बच्चा नई घड़ी के साथ ही पैदा होता है, चाहे उसके माँ बाप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो। तो अब आप पूछेंगे कि अगर हमारे पास ये जादुई एंजाइम है, हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, तो हमारा शरीर इसे हर जगह यूज क्यों नहीं कर पाता? क्यों सिर्फ कुछ ही सेल्स में ये एक्टिव है? क्यों नहीं हम अपनी स्किन, दिल, दिमाग में भी इसे चालू कर देते हैं और हमेशा जवान रहते हैं? इसका जवाब है कैंसर। हमारे शरीर के पास टेलोमेरेस बनाने का ब्लूप्रिंट जीन तो है, लेकिन कुदरत ने हमारे शरीर के ज्यादातर सेल्स में इसका स्विच ऑफ रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्विच हर जगह ऑन होता तो हमारे सेल्स कभी रुकते ही नहीं, बढ़ते जाते, डिवाइड होते रहते, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का ही दूसरा नाम है कैंसर। अगर टेलोमेरेस हमेशा ऑन रहता तो हम शायद बूढ़े नहीं होते, लेकिन हम बचपन में ही कैंसर के एक बड़े से ट्यूमर बनकर मर जाते। इसलिए कुदरत ने एक ट्रेड ऑफ किया, बचपन में ही कैंसर ना हो। इसलिए कुदरत ने एक सख्त फैसला लिया, उसने जर्म लाइन सेल्स के अलावा शरीर के बाकी हिस्सों में यानी सोमा में टेलोमेरेस एंजाइम को बंद कर दिया गया। उसने कहा तुम बूढ़े हो जाओ मंजूर है, लेकिन तुम कैंसर से नहीं मरोगे, कम से कम तब तक जब तक तुम बच्चे पैदा न कर लो। यही वजह है कि बड़ी उम्र में कैंसर ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ये सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, हमारे टेलोमियर्स छोटे हो जाते हैं। ऐसे में हमारे किसी सेल के पास दो ही रास्ते बचते हैं। रास्ता नंबर 1, जब टेलोमियर्स बहुत छोटे हो जाते हैं तो सेल को लगता है कि उसका डीएनए अब सुरक्षित नहीं है। सेल डर जाता है, सोचता है कि अगर मैं अब और डिवाइड हुआ तो डैमेज हो जाऊंगा। इसलिए वो एक इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और डिवाइड होना बंद कर देता है, वहीं बैठा रहता है, और इसे कहते हैं ज़ॉम्बी सेल्स। 99% सेल्स यही करते हैं, और नतीजा होता है कि जब शरीर में बहुत सारे सेल्स रिटायर हो जाते हैं, ज़ॉम्बी हो जाते हैं, तो टिश्यू काम करना बंद करते हैं, स्किन लटक जाती है, अंग कमजोर हो जाते हैं, और यही है बुढ़ापा। रास्ता नंबर 2 भी है। ये रास्ता बहुत कम सेल लेते हैं। जब टेलोमियर्स घिस जाते हैं तो सेल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सेल पागलों की तरह इस डैमेज को ठीक करने की कोशिश करता है। इस हड़बड़ी में करोड़ों में से कोई एक सेल गलती से गलत तार जोड़ देता है और वो गलती से उस टेलोमेरेस स्विच को दबा देता है, ऑन कर देता है, जो बंद पड़ा था। अब याद कीजिए टेलोमेरेस का काम क्या था? घिसे हुए टेलोमेरेस को ठीक करना। तो अब जैसे ही टेलोमेरेस स्विच ऑन हुआ, सेल के टेलोमेरेस फिर से बड़े हो जाते हैं और वो बेतहाशा खुद को रेप्लिकेट करने लगता है, और यही है कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अभी तक हमने जाना कि सेल का डिवाइड होना और उसमें होने वाली गड़बड़ी के कारण मौत, कैंसर और बुढ़ापा आते हैं। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। मौत की एक वजह, एक और दुश्मन है जो चुपके से हमारे अंदर जमा हो रहा है। सोचिए, अगर एक फैक्ट्री में मशीनें ठीक चल रही हों, लेकिन वहां का कूड़ा कचरा कभी बाहर ना फेंका जाए तो क्या होगा? मशीन जाम होगी, काम ठप पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दिमाग के अंदर, जहां एक कचरा हमारी यादों को खा रहा है। पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में आइए। 1950 के दशक में वहां एक रहस्यमय बीमारी फैल रही थी। वहां की 4 जनजाति के लोग अचानक कांपने लगते, शरीर उनका ऐंठ जाता, फिर वो जोर जोर से हंसने लगते और हंसते हंसते मर जाते थे। इसे वो कहते थे पुरु, यानी हंसने वाली मौत। वहां फिर एक अमेरिकी वैज्ञानिक पहुंचा जिसका नाम था कार्लटन गाइडोसेक। गाइडोसेक ने देखा कि जब इस जनजाति में कोई मरता था तो उसके रिश्तेदार उसे दफनाते नहीं थे, वो उसे खाते थे। औरतें और बच्चे मरे हुए इंसान का दिमाग पकाकर खाते थे। उनका ट्रेडिशन था, मानना था कि इससे मरे हुए की ताकत उनमें चली आएगी। गाइडोसेक ने पता लगाया कि ये पूरी बीमारी कोई बैक्टीरिया या वायरस से नहीं हो रही है, लाश से नहीं आ रही है, ये उस मरे हुए दिमाग को खाने से फैल रही है। उसने फिर एक ऐसे ही शव से दिमाग का एक टुकड़ा लिया और एक चिंपैंजी के दिमाग में डाला। कुछ समय बाद क्या हुआ? चिंपैंजी भी हंसने लगा और मर गया। अब दुनिया हैरान थी, क्योंकि पकाने पर, उबालने पर, यहां तक कि फॉर्मल्डिहाइड में रखने पर भी यह बीमारी मर नहीं रही थी। क्या थी बीमारी? सालों बाद इस पहेली का राज खुला कि हंसने वाली बीमारी की वजह कोई कीड़ा नहीं था, कोई बैक्टीरिया नहीं था, यह था एक प्रोटीन। इसे ऐसे समझिए कि हमारा शरीर बना है प्रोटीन से। प्रोटीन यानी अमीनो एसिड की लंबी चेन्स।
लेकिन प्रोटीन को काम करने के लिए खास शेप में मोड़ना भी पड़ता है, बिल्कुल ओरिगामी की तरह, है ना। कागज को मोड़कर हवाई जहाज बन सकता है। अगर प्रोटीन सही मुड़ेगा तो वो काम करेगा, गलत मुड़ गया तो कचरा बन जाएगा। पूरी बीमारी में यही हो रहा था। गलत मुड़ा हुआ प्रोटीन प्रायोन नाम का दिमाग में घुसता था और वहां मौजूद अच्छे प्रोटीन्स को टच करके उन्हें भी बिगाड़ देता था। देखते ही देखते पूरा दिमाग कचरे से भर जाता था और स्पंज की तरह उसमें हो जाते थे छेद। अब आप सोचेंगे कि न्यू गिनी के आदमखोरों की कहानी से हम लोगों का क्या लेना देना। हम तो दिमाग नहीं खा रहे, किसी का लेना देना है, क्योंकि आज दुनिया के करोड़ों बुजुर्ग जिस बीमारी से मर रहे हैं, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस, वो भी असल में कचरे की ही बीमारी है। हमारे दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स के अंदर और बाहर भी प्रोटीन का कचरा जमा होने लगता है। ये चिपचिपा सा कचरा होता है जो नसों को जाम कर देता है, यादें मिटने लगती हैं, इंसान भूल जाता है बाद में कि वो खुद कौन है। जवानी में हमारे शरीर में एक बहुत शानदार सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ऑटोफैजी। इसका मतलब है खुद को खाना। सेल के अंदर एक डस्टबिन होता है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। जब भी कोई प्रोटीन खराब होता है या कोई वायरस घुसता है तो सेल उसे पकड़कर इस डस्टबिन में डाल देता है। वहां एसिड होता है जो कचरे को गलाकर रिसाइकल कर लेता है। यह सिस्टम इतना जरूरी है कि जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसे समझाने के लिए 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ये डस्टबिन भर रहा है, सफाई कर्मचारी सुस्त हो रहा है और कचरा हो रहा है जमा। और ये कचरा सिर्फ दिमाग में नहीं पूरे शरीर में जमा होता है और फिर एंट्री होती है ज़ॉम्बी सेल्स की। याद है थोड़ी देर पहले हमने हेफिक लिमिट की बात की थी कि सेल्स एक सीमा के बाद डिवाइड होना बंद करते हैं 50 से 60 के बाद। जब वो डिवाइड होना बंद करते हैं तो उन्हें कायदे से मर जाना चाहिए, शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन कुछ सेल्स मरते नहीं हैं, वो वहीं अड़ जाते हैं, न जीते हैं न मरते हैं, और इन्हें साइंस कहती है सेनेसेंट सेल्स। यही सेनेसेंट सेल्स ज़ॉम्बी सेल्स कहलाते हैं आम भाषा में। अब ये ज़ॉम्बी सेल्स बहुत खतरनाक होते हैं, चुपचाप नहीं बैठते हैं, अपने आसपास जहर उगलते रहते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं बीमार हूं, और ये जहर आसपास के अच्छे सेल्स को भी बीमार करता है। ज़ॉम्बी सेल्स को लेकर वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए हैं। उन्होंने चूहों के शरीर से इन ज़ॉम्बी सेल्स को चुन चुनकर मारा है। नतीजा क्या मिला? चूहे न सिर्फ 30% ज्यादा जिए, बल्कि उनके बाल दोबारा उगाए, तेजी से वो दौड़ने लगे और उनकी किडनीज तक जवान हुई। आज दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां इन्हीं ज़ॉम्बी सेल्स को मारने की दवा बना रही। सोचिए, अगर एक गोली खाने से आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाए और आप फिर से 20 साल जैसा महसूस करें तो क्या वो गोली अमृत नहीं लगेगी? लेकिन कचरा साफ करना एक तरीका है, क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे हम शरीर को ही बदल लें? क्या हम पुराने खून को नए खून से बदल सकते हैं? क्या हम 80 साल के बूढ़े शरीर में 18 साल के जवान का खून चढ़ाकर उसे अमर कर सकते हैं? सुनने में किसी वैम्पायर फिल्म की कहानी लगेगा, लेकिन सिलिकॉन वैली में कुछ लोग इसे हकीकत बनाने में तुले हुए हैं। ये बात 1964 की है। कनाडा के वैज्ञानिकों की एक टीम प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक सुनसान द्वीप पर पहुंची। ईस्टर आइलैंड नाम था उसका। वही जगह जहां पत्थर के विशाल मोआ स्टैचूज खड़े हैं। लेकिन वैज्ञानिक वहां मूर्तियां देखने नहीं गए थे। तो क्यों गए थे? वहां की मिट्टी खोदने। उन्हें जानना था कि वहां के आदिवासी नंगे पैर चलते हैं, फिर भी उन्हें टिटनेस क्यों नहीं होता है। उन्होंने मिट्टी के 67 नमूने लिए। एक शीशी में उन्हें एक बैक्टीरिया मिल गया। उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो टिटनेस का जवाब नहीं, बल्कि संभवतः अमरता की चाबी ढूंढ लाए हैं। उस बैक्टीरिया से एक केमिकल निकला। द्वीप के स्थानीय नाम रापा नुई के नाम पर उसका नाम रखा गया, रैपामाइसिन। शुरुआत में इसे फंगस मारने की दवा समझ लिया गया और बाद में जाके पता चला कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आ सकता है। होता यह कि ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरे का अंग हमारे अंग में लगाया जाता है, तब शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ने लगता है। तो तब इन दवाओं की जरूरत पड़ती है, इम्यून सिस्टम के सप्रेसर्स की। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब जिस कंपनी आयरिस ने इसे खोजा था वो बंद हो गई और कंपनी ने आदेश दिया कि सब कुछ नष्ट कर दो, सारी फाइलें, सारा रिसर्च। लेकिन एक वैज्ञानिक था सुरेन सहगल नाम का, उसे यकीन था कि रेपामाइसिन कोई मामूली चीज नहीं है, तो उसने चुपके से रेपामाइसिन की शीशियां अपनी जेब में डाली और घर ले आया। उसने वो शीशियां अपने किचन के फ्रीजर में छिपाई, कहां? आइसक्रीम के डिब्बों के ठीक बगल में, और उस पर एक पर्ची भी चिपका दी, डोंट ईट, खा मत लेना इसे। सालों तक ये शीशियां आइसक्रीम के बीच जमी रहीं। जब कंपनी दोबारा खुली तो सहगल ने वो शीशियां फिर से निकाली और फिर जो हुआ उसने बुढ़ापे का साइंस बदल दिया। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने पाया कि रेपामाइसिन हमारे शरीर के एक मास्टर स्विच को कंट्रोल करता है। इस स्विच का नाम है TOR, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। इसे ऐसे समझिए, TOR आपके शरीर का एक ठेकेदार है ना, कॉन्ट्रैक्टर, हमेशा आपके अंदर बैठा रहता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये देखना कि माल यानी कि खाना आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप खाना खाते हैं तो TOR स्विच ऑन हो जाता है। ठेकेदार चिल्लाता है कि खाना आ गया, नए सेल्स बनाओ, शरीर को बढ़ाओ, रिप्रोडक्शन की तैयारी करो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। जब शरीर ग्रोथ कर रहा है, नया निर्माण कर रहा है, तो वो सफाई बंद करता है। घर में पार्टी चल रही है तो झाड़ू पोछा तो लगेगा नहीं। और जब आप भूखे रहते हैं तो टॉर्च स्विच ऑफ हो जाता है। ठेकेदार को लगता है कि अकाल पड़ गया है। वो कहता है कि नया काम रोक दो, पुराना सामान है उसे ठीक करो, कचरा साफ करो और उसी से एनर्जी बनाओ। इसी सफाई को साइंस ऑटोफेजी कहता है और यही सफाई हमें जवान रखती है। हमने कुछ देर पहले इसका जिक्र किया था। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम आधुनिक इंसान हैं। दिन भर खाते हैं, सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर में लंच करेंगे, शाम को स्नैक्स खाएंगे, रात को डिनर करेंगे। हमारा टॉर्च स्विच हमेशा ऑन रहता है और शरीर हमेशा ग्रोथ मोड में रहता है। सफाई कभी हो ही नहीं पाती। नतीजा, सेल्स के अंदर कचरा जमा होता रहता है और हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। यही पर रेपामाइसिन का जादू काम आता है। ये दवा सीधे जाकर टॉर्च स्विच को बंद कर देती है। अब कमाल देखिए, आप खाना खा रहे हैं लेकिन रेपामाइसिन ने टॉर्च का स्विच जो है ऑफ कर दिया। तो शरीर को लगता है कि आप भूखे हैं, तो शरीर होता है कंफ्यूज। उसे न्यूट्रिशन तो मिल रहा है लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता, वो ऑटोफेजी ही शुरू रखता है।
इसे कहते हैं शरीर को चीट करना, धोखा देना। रेपामाइसिन खाने से आपको भूखा रहे बिना व्रत वाले फायदे मिलते हैं। आपका पेट भरा होता है लेकिन आपके सेल्स कचरा साफ करते रहते हैं, और जब सेल साफ रहते हैं तो लंबा भी जीते हैं। यही वजह थी कि जब चूहों को यह दवा दी गई तो उनकी उम्र बढ़ी। तो क्या हमें रेपामाइसिन खानी चाहिए? नहीं, क्योंकि जैसा पहले बताया ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, कमजोर करता है। लेकिन रेपामाइसिन की खोज एक उम्मीद की किरण जरूर देती है कि बुढ़ापा कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, उसे धीमा किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को धीमा रास्ता नहीं चाहिए, उन्हें शॉर्टकट चाहिए, और वो शॉर्टकट उन्हें ड्रैकुला की कहानियों में दिखा। 19वीं सदी में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे पॉल बर्ट। उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक प्रयोग किया। उन्होंने 2 चूहों की स्किन को सिल दिया, खून की नसों को जोड़ दिया। अब 2 जिस्म थे लेकिन खून एक ही दौड़ रहा था। इसे कहते हैं पैराबायोसिस। हद तो तब हो गई जब बर्ट ने एक चूहे को एक बिल्ली के साथ सिल दिया। सन 2000 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थॉमस रैंडो ने इसे दोबारा आजमाया। उन्होंने एक बूढ़े चूहे को एक जवान चूहे के साथ सिला। जवान खून बूढ़े के शरीर में दौड़ा और नतीजा चौंकाने वाला था। बूढ़े चूहे की मांसपेशियां जवान हो गई, उसका दिमाग तेज हो गया, उसके घाव जल्दी भरने लगे। अब जैसे ही यह खबर बाहर आई, सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया। अमीर लोगों को लगा कि संजीवनी मिल गई, जवान खून। ब्रायन जॉनसन नाम के एक टेक अरबपति ने इसे आजमाने का फैसला किया। 45 साल के जॉनसन हर साल $2 मिलियन खर्च करते हैं अपनी उम्र घटाने के लिए। एक क्लिनिक गए, उनके साथ उनके 70 साल के पिता थे और 17 साल का बेटा था। बेटे का खून निकाला गया, प्लाज्मा अलग किया गया और ब्रायन की नसों में चढ़ाया गया। फिर ब्रायन का खून उनके 70 साल के पिता को चढ़ाया गया। एक मल्टी जनरेशनल खून की अदला बदली हुई। क्या ब्रायन जॉनसन जवान हो गए? कुछ महीनों बाद उन्होंने खुद बताया कि फायदा मुझे तो कुछ हुआ नहीं। साइंस ने भी यही कहा, जवान खून में कोई जादुई ताकत नहीं होती है। असल में जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे खून में कचरा जमा हो जाता है। जब आप जवान खून चढ़ाते हैं तो आप उस कचरे को थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं बस। इससे बेहतर यह है कि आप खुद पुराना खून दान कर दें या साफ कर लें। यानी वैम्पायर बनना जवान होने का रास्ता तो नहीं है। तो क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और वो बहुत सस्ता है, सिंपल है। प्रयोगशाला में जब कीड़ों, मक्खियों और चूहों को कम खाना दिया गया तो वो ज्यादा जिए। क्यों? क्योंकि जब पेट खाली होता है तो टॉर्च स्विच बंद हो जाता है, मेरा अभी बंदी है। शरीर को लगता है कि अकाल पड़ गया है और वो अपनी एनर्जी बचाने लगता है। वो नए सेल्स बनाना बंद कर देता है और पुराने खराब सेल्स को ठीक करने लगता है। यानी भूखा रहना एक रास्ता है, लेकिन हम है तो इंसान, चूहे नहीं है। हमको पिज्जा पसंद है, आइसक्रीम पसंद है। भूखे हम फिर रह भी नहीं सकते एक लिमिट से ज्यादा। और अगर हम हमेशा भूखे रह भी गए तो जिंदगी का मजा क्या रहेगा? तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम पिज्जा भी खाएं और अमर भी रहें? शायद नहीं, लेकिन फिर भी कवायदें जारी हैं। मिशिगन यूएस, यहां एक साधारण सी दिखने वाली इमारत है, लेकिन इसके अंदर का नजारा बिल्कुल साई-फाई फिल्म जैसा है। बड़े बड़े स्टील के टैंक्स हैं, लिक्विड नाइट्रोजन भरा है, -196 डिग्री का टेम्परेचर है और इन टैंक्स के अंदर लाशें तैर रही हैं। लेकिन जो तैर रही हैं उन्हें यहां लाश नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है पेशेंट। ये सब रॉबर्ट एटिंगर का किया जा रहा है। एटिंगर एक फिजिक्स टीचर थे और साइंस फिक्शन की कहानियां लिखते थे। उन्हें यकीन था कि मौत अंत नहीं है बल्कि एक बीमारी है। अगर हम शरीर को खराब होने से बचा लें तो भविष्य का साइंस उसे ठीक कर देगा। 1976 में इसी लीक पर उन्होंने क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट खोल दिया। एंगर ने सबसे पहले अपनी मां को फ्रीज किया, फिर अपनी पत्नी को फ्रीज किया, फिर दूसरी पत्नी को फ्रीज किया। एक अजीब सा फैमिली रियूनियन जो फ्रीजर के अंदर ही चल रहा था। और 2011 में 92 साल की उम्र में रॉबर्ट एंगर खुद भी उसी टैंक में जाकर सो गए। अब इन लोगों की नजर में ये लोग मरे नहीं हैं, बस एक लंबी नींद में हैं, इंतजार में हैं उस दिन के जब नैनो टेक्नोलॉजी उन्हें दोबारा जिंदा करेगी, उनकी बीमारियों को ठीक करेगी और उन्हें फिर से जवान बना देगी। ये सनक किस हद तक जा सकती है इसका उदाहरण है बेसबॉल के खिलाड़ी टेड विलियम्स। जब 2002 में उनकी मौत हुई तो उनके बच्चों में झगड़ा हो गया। बेटा चाहता था कि पिता को फ्रीज किया जाए और बेटी चाहती थी कि अंतिम संस्कार हो। अंत में एक अजीब समझौता हुआ। टेड विलियम्स का सिर्फ सिर काट लिया गया और उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया गया, इस उम्मीद में कि भविष्य में साइंस उनके लिए एक नई बॉडी बना देगा। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? जवाब है ऑब्वियसली नहीं। हमारे पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है, कम से कम अभी, कि जमे हुए दिमाग को दोबारा चालू किया जा सकता है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है जिसे निकालकर दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया जाए। ये शरीर के साथ जुड़ा है। आपके हार्मोन्स, आपकी इंद्रियां सब मिलकर आपकी चेतना बनाते हैं। लेकिन सिलिकॉन वैली फिर वो जगह है जहां नहीं सुनना किसी को पसंद भी नहीं है। यहां कई दिग्गज मानते हैं, टेक की दुनिया के, साइंस की दुनिया के, फाइनेंस की दुनिया के, कि हमें अपने शरीर को त्याग कर मशीनों में अपलोड हो जाना चाहिए। एलन मस्क ये मानते हैं कि लोग मंगल ग्रह पर मरने के लिए बने हैं। मंगल ग्रह पर मरने के लिए बने हैं का मतलब हम सबको चलना चाहिए मंगल, है ना? ये कह रहा हूं। 2018 में नेक्टोम नाम के एक स्टार्टअप ने एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके दिमाग को इतना परफेक्टली प्रिजर्व करेंगे कि भविष्य में उसे कंप्यूटर पर अपलोड किया जा सके। लेकिन एक शर्त है, ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब आप जिंदा हो, यानी आपको अपनी जान देनी होगी। इसे 100% फेटल बताया गया और अफवाउडी की सैम ऑल्टमैन जैसे टेक दिग्गज इसके लिए वेटिंग लिस्ट में है। अब ये जो पूरा गेम है, ये जो पूरी इंडस्ट्री, कोई फ्रीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है, इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे एक ही फिलॉसफी काम करती है, एस्केप वेलोसिटी की। ये टर्म दिया है ऑब्रे डी ग्रे ने, लंबी दाढ़ी वाले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जो अब बुढ़ापे के मसीहा बन गए हैं। उनका कहना है कि हमें हमेशा के लिए जीने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस इतना करना है कि साइंस की रफ्तार हमारे बुढ़ापे की रफ्तार से तेज हो जाए। अगर हम हर साल अपनी उम्र में 1 साल जोड़ सकें तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। वो दावा करते हैं कि 1000 साल जीने वाला पहला इंसान पैदा हो चुका है। फिलहाल के लिए सब दावे हैं। वर्तमान का सत्य यह है, जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नवंबर 2025 में, कि हम अमर नहीं हैं।
हम